बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम। काफ़ी ख़बरें हैं, पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, उन सब के बारे में आपको आगाह करना है, कोशिश करेंगे उन सब बातों का, उन सब खबरों का अहाता करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉक ऑफ द टाउन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो गूंज है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का एक इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू दिया अमेरिकन जर्नलिस्ट को, और उस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दो टोक अंदाज में बात की, और वो बहुत सारी ख़बरें जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही थीं, और उनमें से कुछ ख़बरों का तज़किरा हम कर भी चुके थे, उन ख़बरों की भी तस्दीक की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। मामला इस वक्त है जी अफ़गानिस्तान का। एक हारी हुई जंग, 21 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक हारी हुई फ़ौज की तरह वहाँ से इनखला कर रहे हैं, और उस शिकस्त का मलबा किस पे डालना है ये है अगला मसला। और उसके बाद अफ़गानिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला किससे लेना है, और मुसलमान ममालिक को बाहम लड़ाने की एक नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है। इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं ख़ास तौर पे वो काफ़ी मोहतात हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, उसमें तुर्की शामिल है, कोई ना कोई कोशिश की जा रही है, वस्त एशियाई रियासतें शामिल हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक तो इस बात की तस्दीक की कि वो फ़ौजी अड्डे किसी सूरत में भी नहीं देंगे। ज़रा सुनाइएगा जी। Anxious that they are leaving without a political cross-border. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे। फिर एक और शॉट सुनिए। अमरीकी CIA चीफ आते हैं पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और वो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे नहीं मिलते, बल्कि उनको कहा जाता है कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिलिए, मेरे साथ मिलने की कोई वजह नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनाइए जी। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. ठीक है जी। और उन्होंने क्लियरली कहा, वरना माजी में रिवायत ये रही है, और एक दो चीज़ों का तो मैं ख़ुद क्या कहना चाहिए आई विटनेस भी हूँ, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो CIA चीफ से मुलाकात के लिए क्यू में खड़े रहते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है हुक्मरानों की कि किसी भी तरीके से CIA चीफ से मुलाकात हो जाए। और इत्तफाक की बात है चौधरी साहब, एक 2008 में वज़ीर आज़म गिलानी जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट संभाल चुकी थी, गिलानी साहब अमेरिका में थे और विज़िट पे थे, और उसी विज़िट में CIA चीफ से मुलाकात होती है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऐवान सदर से निकालने का ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, और गिलानी साहब वापस आते हैं, और इधर जरदारी साहब ऐलान करते हैं कि अब उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक चलाई जाएगी। तो इस तरह के फ़ैसले भी होते रहे हैं। दोबारा सुनिए CIA चीफ के बारे में कि क्या कहा उन्होंने। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. तो उन्होंने कहा जी कि अब ये जो एंकर पर्सन है उनको वो तो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ आया, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में आया CIA चीफ। तो दोबारा ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो वज़ीर आज़म हाउस गए, क्या वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पे उनकी मुलाकात मनसूख हुई, या फिर वो पाकिस्तान का इशारा कर रहे हैं, या अगर वजाहत कर दें। लेकिन ये हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान आए,
वो इस्लामाबाद आए, वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उसमें एजेंडा एक ही था। वो आगे जाके बताते हैं एजेंडा क्या था, और वो अफ़गानिस्तान था। तो मुलाकात नहीं हुई। दोबारा सुन लीजिए। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. ये हो गया जी। चौधरी साहब, सारे शॉर्ट सुनवा दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं ज़रा। जी चौधरी साहब। नहीं, इसमें वो वज़ीर आज़म हाउस कैसे चले जाएगा अनअनाउंस? जी हाँ, जब तक वहाँ आपको पता ही है जो इसका तरीकाकार है। कोई फ्री लिस्ट पर तो वह है नहीं है CIA वाला कि जब मर्जी आया जाए। वो तो अपॉइंटमेंट होगी तो फिर भी अंदर कोई जाएगा ना। हो सकता है हो सकता है कोई चांस ले लिया हो। अनअनाउंस विजिट कहते हैं, तो नहीं होता है इस लेवल। हो सकता है कोई चांस ले लिया हो, कोई सिफारशी पकड़ लिया हो। नहीं, गेट क्रैश नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा इम्कान यही है आपकी जो बात है, क्योंकि पहले बाकायदा तौर पे जी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात है उसका तय होता है, फिर उसको रिसीव किया जाता है, तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताया जाता है। तो लिहाजा अगली बात, अगला शॉट है कि आप क्यों मगरबी ममालिक और अमेरिका में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं। Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. Doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that, because our conversations with the Chinese, this is not the picture I'm sure that comes from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. चौधरी साहब, एक तो एंकर पर्सन के जितने भी सवालात थे वो स्क्रिप्टेड थे। उनको सवालात दे के भेजा था, जिसने भी भेजा ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन टारगेटेड कार्रवाई के लिए भेजा था कि आपने यहाँ इन मौज़ूआत बट द प्राइम मिनिस्टर केम आउट वेरी गुड। जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हम तो पाकिस्तान का इसको एजाज़ समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आपको भी मालूम है चौधरी साहब कि एग्योर के मुसलमानों का मामला ये बार बार अमेरिका, यूरोप, बरतानिया ये सब उठाते हैं, लेकिन कश्मीर, फ़लस्तीन, लीबिया, शाम, इन सब को वो नहीं उठाते। और पाकिस्तान को कहा जाता है कि जनाब ये मसला आप क्यों नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा कि हमारी, वैसे साबिर शाकिर साहब, मैं बाकी चीज़ें तो छोड़े, ये मोहतरम जो इंटरव्यू कर रहे थे आए हुए, हाँ जी, इनसे पूछे कि अगर वो कह रहे हैं कि 10 लाख मुसलमानों को वहाँ वो मतलब कैंपों में रखा हुआ है जी, गोर के जी, काशगर की तरफ। जी हाँ बिल्कुल। तो भी 10 लाख बंदे अगर रखे होंगे तो कम से कम हमें तो इतला हो जाएगी, भाई हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है। इतनी तादाद कोई मजाक थोड़ा ही है, और इस तरह हो नहीं सकता। ये क्या है, इसमें क्यों इस तरह? और बड़ी बेचैनी थी उसको। बार बार मैंने देखा कि जो भी सवालात ये इसने किए बड़े लोडेड थे, और आपका व्यू ठीक है, और वज़ीर आज़म ने वही जवाब दिया जो वो देना चाहते थे। बिल्कुल, यानी ना उनकी बातों में आए हैं, ना वो इश्तिहाल में आए हैं, ना उन्होंने कोई वहाँ ऐसे स्लिप ऑफ द टंग किया है कि जिसको वो यूज़ कर सके। यू सी दिस, ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर, हैट्स ऑफ, बिल्कुल ठीक किया। और वो अड्डे जो मांग रहे थे उसका भी जो जवाब दिया वो अब तारीख का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल जी, वो भी एब्सोल्युटली नॉट, वो भी हम सुनवाते हैं। तो साहब, ये जो चाइना के साथ मामला है ना, CPEC और बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जो है, पूरी दुनिया में 129 ममालिक हैं, गालिबन 129 ममालिक में ये इक्तिसादी राहदारी जो है, आपस में तिजारती जो कॉन्टैक्ट होना है, ये एक तवील मंसूबा है खरबों डॉलर का। ये चाइना के साथ पाकिस्तान को पहले भी उलझाने की कोशिश की गई थी, जब रशिया के अगेंस्ट अफ़गान वार चल रही थी, अफ़गान जिहाद चल रहा था।
और उस वक्त भी एक प्रॉक्सी खड़ी करने की कोशिश की गई थी सिंक्योंग में, जिस पे ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की जमात इस्लामी या पाकिस्तान के ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। फिर आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के अमीर मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब ने विज़िट किया था चाइना का, बीजिंग का, और उसमें ये सारी गलत फहमियाँ कैटेगोरिकली इन बातों का डिनाई किया गया था कि पाकिस्तान की कोई भी जमात, खा वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, मजहबी है, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी, ऐसा कोई प्लान नहीं रखती कि चाइना को चाइना में डिस्टेबल किया जाए। तो ये भी रिकॉर्ड पे है और अब भी वही चीज़ें बार बार लाने की कोशिश की जाती है। चौधरी साहब, नहीं, उसमें वो लाई जा रही हैं, तो मुसलमानों के साथ सारी दुनिया में जो हो रहा है उस पर तो हमारा डेफिनेट कंसर्न है। और अगर किसी मुल्क में कोई भी मुसलमान, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, खा वो म्यांमार है, बर्मा जिसका पुराना नाम है, खा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर है, फ़लस्तीन का जो अभी आपके सामने वाक़यात, और भी कई जगह है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इग्नोर करें। लेकिन इनका मकसद ये है अड्डा पाकिस्तान में लेना या इस खित्ते से जाने की उनका इरादा नहीं लगता, और चीन और रूस के ख़िलाफ़ अपनी यहाँ इफेक्टिव प्रेजेंस रखना चाहते हैं, जो मैं समझाऊँ। उसमें जो सब प्रेजेंस भी रखना चाहते हैं, एक और बात करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 21 साल ये जंग लड़ने के बाद अब ये हार के जा रहे हैं। इनको अफ़गानिस्तान में एक मकसद भी अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि चंद जो हैं लोग वो मारे गए, और इसके बदले में इनका 1 खरब से ज़्यादा का, $1 खरब से ज़्यादा का यहाँ पे गोला बारूद जो है वो ज़ाया हुआ। अब इनकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, अड्डे लिए जाएं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जाए। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में सारे मुसलमान हैं, उनके मुकाबले में तुर्की की, या तो तुर्की को तैयार किया जाए, वो लड़ें, या पाकिस्तान लड़े, या ईरान लड़े। इस खत्ते में जंग में धकेलना, एक नई जंग प्रॉक्सीज के ज़रिए अमेरिका लड़ना चाहता है। ये एक सिंपल सी बात है। इसीलिए हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब पूछा गया फ़िज़ाई हमलों के बारे में और फ़ौजी अड्डों के बारे में, तो सुनिए जी। The American military right now is discussing doing airstrikes potentially to support the Afghan forces against the Taliban. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. But you haven't decided yet whether that you'll let them use your airspace. This hasn't been discussed at all, so... What's your feeling about that? I don't know. We'll discuss this. You know, why would the Americans be using bombing Afghanistan after it hasn't worked for 20 years? Why will it work again? वो कहते हैं जी, जब 20 साल में कुछ नहीं, पंजाबी में कहते हैं आगे, कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या कर लेंगे जो हमारी फ़िज़ाई हदूद और फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो चौधरी साहब, ये था वो जवाब जो हम पहले ही बाकायदा तौर पे दे चुके हैं कि आपने ही ख़बर दी थी इसी प्रोग्राम में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की 56 मिनट की कॉल, फिर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा आया, उनकी मुलाकात, फिर कॉल, उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप, फिर बरतानिया की लीडरशिप, ये सब इन्होंने करने की कोशिश की। फिर CIA के चीफ़ आए और ISI हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ उसमें अल्टीमेट डिसीजन किया गया एब्सोल्युटली नॉट, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बता दिया। जी चौधरी साहब। नहीं, बड़ा बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, और आज पाकिस्तान बड़े बावकार और ख़ुददार मुल्क के तौर पर इंशाल्लाह नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात नहीं कि अमेरिका से हमारी कोई लड़ाई हो गई है या कुछ हो गई है। बड़े और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, और आप अवामी जमहूरिया चीन और रूस के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क के आलाकार नहीं बनेंगे। ये पाकिस्तान की पक्की पॉलिसी है, और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ भी पाकिस्तान की कोई लड़ाई या जंग नहीं है। हमने किसी और की पराई आग में नहीं यानी कूदना। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली चौधरी साहब,
वो मुश्किल तरीन मरहला था पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, जब यमन की जंग के लिए पाकिस्तानी अफवाज की मदद मांगी गई और पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब को भी समझाने की कोशिश की कि इस लड़ाई में हम नहीं आएंगे और हम आपको भी ये नसीहत करते हैं कि आप भी इस लड़ाई में इस तरह से मत पड़ें। और उसका अच्छा नतीजा निकला। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त बातचीत शुरू हुई और बाइडन इंतज़ामिया ने आके यमन के बारे में नई पॉलिसी दे दी और वही पॉलिसी जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जा रही है। अब अगली बात है जी कि जौहरी हथियारों के बारे में एक सवाल किया गया। सारे सवाल लोडेड थे, ये ज़हन में रखिएगा। सवाल जौहरी हथियारों के बारे में क्या पूछा जी? Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible. जौहरी हथियारों से मुताल्लिक जो सवाल पूछा गया वो बताइए जी। अभी नहीं है, चलें जी। अगला एक शॉट है वो सुना दें कि अमेरिका बग़ैर किसी सियासी हल के अफ़गानिस्तान से जा रहा है। Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. That is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. ये उन्होंने बताया जी कि बगैर किसी हल के जा रहे हैं और शदीद तरीन खाना जंगी होनी है। पहले आपको माफ़ करना जी, पहले रूस के मामले में ये ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल वो सुनवाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कह रहे हैं यही बात अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन कह चुकी कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ आफ्टर रशियन वार उसमें अमेरिका हिस्सेदार है, अमेरिका ज़िम्मेदार है। सुनाइएगा जी हिलरी क्लिंटन। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. जैसा बड़ी ज़बरदस्त ये गुफ्तगू आज भी इसी तरह अप्लाई हो रही है कि लड़ाई नहीं। और देखे उन्होंने वो सारा पाकिस्तान का केस एक्सप्लेन कर दिया जी हाँ कि हमने किया क्या है। मेरा ख्याल है जैसा कि जो भी अमेरिकन आए उनको कुछ भी ना बताएं पाकिस्तानी ऑफिशियल, सिर्फ ये हिलरी क्लिंटन का जो ये इतना सा गुफ्तगू है ये बार बार उनको सुनवा दें, और नहीं तो सोशल मीडिया पे डाल दें। फ़ॉरेन ऑफिस वाले और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी चाहिए कि ये चीज़ सुनवा दें पूरी दुनिया को कि आज से 30 साल पहले 25 साल पहले क्या हुआ था, वही कुछ आज हो रहा है कि पाकिस्तान पे, अब मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जा रही है। दोबारा ज़रा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का शॉट सुनिए दोबारा जी, और उसके बाद हिलरी क्लिंटन का सुनिए, वही कुछ एज़ इट इज़। यानी कि अमेरिकन्स, मैं कहता हूं कि अमेरिकन्स को मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए
कि खुद तस्लीम कर रहे हैं किस तरीके से हमने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए तमाम मुसलमान मुल्कों से मदद ली और यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी और उसमें इन सब मुल्कों को इस्तेमाल किया और उसके बाद कितनी ढिठाई से कह रहे हैं और उसके बाद सारा कुछ पाकिस्तान पे, मलबा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी गईं। उस सोवियत यूनियन यानी कि वाहिद सुपर पावर बना जिस लड़ाई के बदले में अमेरिका, उसका हमें तोहफ़ा क्या मिला? हम पे पाबंदियां लगाई गईं मुख्तलिफ़ किस्म की। और 17 अगस्त 1988 को हमारी पूरी की पूरी जो मिलिट्री क़यादत थी उस वक्त की, उसको भी फारिग कर दिया गया। ये उसका सिला था। तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी सुने और फिर हिलरी क्लिंटन को भी सुने और यही अमेरिकन को जवाब देना चाहिए आज के वक्त में भी। सुनाइए जी। Anxious that they are leaving without a political settlement, there's a possibility of civil war. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. That is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. मस्ट बी सेटलमेंट, लेकिन जनाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मफाद की बात होगी तो हम करेंगे। चौधरी साहब, हिलरी क्लिंटन को दोबारा सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. तो चौधरी साहब, ये था, यही बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की है कि ब्लेम गेम अब नहीं चलेगी, अपनी शिकस्त का मलबा हम पे ना डालें। चौधरी साहब, नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि जो अगर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ाई ना लड़ते, पाकिस्तान एक पॉलिसी ना बनाता, फिर जिसका यानी जैसे ये मोहतरमा ने फरमाया कि अमेरिका ने सोचा कि भाई लड़ाई तो ये लड़ ही रहे हैं, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो हुआ तारीख़ ने देखा कि रूस वहाँ से शिकस्त खा के, और फिर उनके जर्नैल ने कहा कि मैंने दरिया आमो के पुल के उस पार दोबारा नहीं देखा। यानी उनका जो हशर हुआ, आज वही हशर अमेरिका का, और हर एक ने कहा कि आपको कोई यहाँ फ़तह नहीं होनी। आज तक अफ़गानिस्तान में ना कोई फ़तह हासिल कर चुका है, ना आप करेंगे, लेकिन हर कोई यही समझता है कि हमारी ताकत के सामने ये कमज़ोर से, ये काली पगड़ियों वाले, ये मतलब है चप्पलों वाले, जिनके ना कोई पल्ले है, ना कुछ है, ना लेनी ना देनी, ये क्या कर लेंगे। लेकिन आपने खुद देख लिया कि आज शिकस्त उनका मुकद्दर है और वो भागते जा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि यार तुसी इधर थे, अमन अमान करा दो, कोई सबकी गवर्नमेंट बनवा दो, तालिबान भी हिस्सा हों, अशरफ गनी के लोग भी हों, अब्दुल्ला के भी हों, वो जो है शमाली इत्तेहाद वाले वो भी शामिल हों, वो ताजिक भी हों, दूसरे भी हों। नहीं, उन्होंने कहा जी खसमान खवासी जा रहे थे। जी हाँ, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर
प्रेसिडेंट बाइडन की कॉल का भी तज़किरा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पस मंज़र में वज़ीर आज़म इमरान खान से एक और सवाल पूछा गया और वो सवाल था कि क्या आपकी सदर जो बाइडन से बात हुई। सुनिए जी। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. उन्होंने कहा जी कि उनके पास जब टाइम होगा तो मुझसे बात कर लें। मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों नहीं हुई, तो उसकी वजह उन्होंने बता दी कि शायद जो बाइडन की इस वक्त तरजीहात कुछ और हैं। तो चाहे साहब उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम ऐड कर दें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर ब्लिंकन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करने की कोशिश की थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से यानी कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उनको मैसेज कन्वे किया गया कि इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे और काउंटर पार्ट हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो ये मैसेज गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात नहीं की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। तो चौधरी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, इनके मतलब है मिलिट्री टू मिलिट्री तो काफ़ी आपको पता है कम्युनिकेशन जारी है। जी हाँ। और काफ़ी अच्छा तावन चल रहा है। और अफ़गानिस्तान में ये स्टेज जो आई है कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत और अमरीकन काफ़ी महीनों से कई दौर कर चुके हैं मुज़ाकरात के। तो इसमें पाकिस्तान की मेजर कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव। और अब वो यानी मसला ये है कि तालिबान कहते हैं जी हमारा राइट है सारे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें, और ये अशरफ गनी और वो दूसरे कहते हैं कि जी ये हमारे साथ शामिल हो जाए। अब इसके ऊपर उनके तनाज़ात हैं और सीरियस मैटर्स हैं। और हम तो पाकिस्तान तो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में एक मिली जुली सरकार बने जिसमें सारे शामिल हों और अपने हमसायों के साथ अमन के साथ रहें। अब अमेरिका के जाने के बाद वहाँ जो खून खराबा होने वाला है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये आपको बखूबी इल्म है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं। दूसरी तरफ उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका का प्रॉक्सी काम करेगा, वहाँ जाके बैठेगा, फ़ौज देगा। तो हिंदुस्तान तो अपने मसाइल में इस बुरी तरह उलझ गया है कि वहाँ अफ़गानिस्तान जाना क्या, वो अपने उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं लालों को। तो ये दे हैव ए सिचुएशन। तारीख़ में इतनी बड़ी इक़्तिसादी गिरावट डिबैकल या यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी नहीं हुई उनकी इक़्तिसादी तौर पर जितनी इस वक्त हो चुकी है। तो उनके मसाइल तो बढ़ गए हैं। तो साहब एक और बात भी कि इस वक्त आपने कहा ना खून होगी नहीं, अफ़गानिस्तान में इस वक्त खून रेजी हो रही है। इस 34 सूबे हैं, 34 सूबों में 28 सूबों में इस वक्त अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान तालिबान एक दूसरे के सामने हैं। और 1 मई से आज तक 50 दिनों में अफ़गान तालिबान ने मज़ीद 30 अज़ला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, एक डैम पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये 30 अज़ला वो हैं जो मेन सप्लाई लाइन यानी कि रसद की जो सप्लाई लाइन है वो है स्ट्रेटजिकली उनके मेन शाहराहों के आसपास 30 अज़ला पे कब्ज़ा कर चुके हैं। इसीलिए फिर 8 जून को एक लड़ाई होती है, उसमें 150 अफ़गान फ़ौजी मारे जाते हैं। और अभी 3 दिन पहले 21 अफ़गान कमांडोज़ जिनको तरबियत दी थी, जिनको ट्रेंड किया था अमेरिकन्स ने और नेटो फोर्सेस ने, वो मारे जाते हैं। और जिसके बदले में अब कल अफ़गान आर्मी चीफ़ को बरतरफ कर दिया गया, अफ़गान वज़ीर दाखिला को बरतरफ कर दिया गया और अफ़गान वज़ीर दिफ़ा को बरतरफ कर दिया गया। और उनकी जगह पे वज़ीर दाखिला के तौर पे तो नॉर्दर्न अलाइंस के अहमद शाह मसूद के एक साबिक कमांडर, उनको वज़ारत दाखिला या वज़ारत दिफ़ा शायद दी गई है, वज़ारत दिफ़ा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। तो वहाँ पे सूरत हाल अब भी कोई अच्छी नहीं है और मुख्तलिफ खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गई है, 100% पहले मौजूद है। ये खाना जंगी हो रही है इस वक्त वहाँ पे, और यही सिचुएशन है। इसीलिए बार बार तमाम पाकिस्तान भी ये कह रहा है, अफ़गान तालिबान भी कह रहे हैं कि दोहा में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए।
आखिरी शॉट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सुनिए और उसके बाद फिर कश्मीर की सूरत हाल है जी। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा जी कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल बाहमी एहतराम के साथ रह सकते हैं और एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनाइए जी। I am completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. ये थी जी इमरान खान साहब की एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब एक और भी दरमियान में एक और बात भी ले लें और चलें जी, पहले ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा थोड़ी सी जी लोकल एक ख़बर है, यानी कि लाहौर के बारे में नोटिस भेजा जा रहा है FIA की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को, और उसमें इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का। इनका 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। उसके लिए सिर्फ 4 सवालों का जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन बड़ी ही मासूमियत से ट्विस्ट किया जा रहा है और बड़ी मासूमियत के साथ ये कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अदालत में कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे नोटिस क्यों किया गया। जेल में भी कहा था मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़, लेकिन एक्चुअल बात है क्या, ये ज़रा चौधरी साहब आपकी खिदमत में। FIA लाहौर की शुगर यूनिवर्सिटी टीम ने शरीफ फैमिली बिजनेस की तहकीकात के दौरान 25 अरब से ज़ायद का मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लगाया। जून 2008 से 2018 तक रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासियों और क्लर्कों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाकर इनमें रकम जमा करवाई जाती रही, जबकि इस दौरान आप वज़ीर आला पंजाब थे। तहकीकात के दौरान आपको कोट लखपत में जेल में सवालनामा फराहम किया गया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और मर्ज़ी का वक्त भी लिया और कभी कहा कि कानूनी माहिरीन जो हैं वो बताएंगे। अब सवाल 4 हैं। पहला सवाल है कि FIA के पास ठोस शवाहिद हैं कि रमज़ान शुगर मिल्स, अल अरबिया शुगर मिल्स और जाली कंपनियों के गरीब मुलाजमीन के नाम पर खोले गए अकाउंट्स में 25 अरब से ज़ायद रकम जमा करवाई गई। आप किसी भी तरह इन ट्रांजैक्शन से आगाह थे, ये पूछा जा रहा है। अगर नहीं तो कैसे? मिसाल के तौर पर आपने 50 लाख रुपए का चेक औरंगज़ेब भट्ट से वसूल किया, जो बाद में रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी मरहूम गुलजार खान के अकाउंट में जमा हो गया। सवाल नंबर 2, FIA के पास काबिल भरोसा मालूमात हैं कि बतौर वज़ीर आला आपकी रिहाइश का और कैंप ऑफिस मॉडल टाउन में आपके नाम पर सलमान शहबाज ने बजरिया कैश भारी नजराने वसूल किए, जिन्हें आपकी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र में शरीफ ग्रुप के लाहौर में वाक़ कारपोरेट ऑफिस मुंतकिल किया गया, जिन्हें बाद में आपके काबिल एतमाद कैशियर्स ने मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाया। अपने कैंप ऑफिस में नजराने वसूल होने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गाड़ी इस्तेमाल किए जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीनी से मुतालिक नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवालात हैं। FIA के पास ठोस शवाहद मौजूद हैं। क्या आपकी जानिब से या आपके नाम पर गरीब मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा कराई गई भारी रकूम मुख्तलिफ हुंडी, हवाला नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई और ये रकूम बिल आखिर आपके फैमिली मेम्बर्स ने इस्तेमाल की? मनी लॉन्ड्रिंग की इन सरगर्मियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? टोटल सवाल है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। चौधरी साहब, ये क्यों इसको इतना सादा बनाने की और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच नजर आए। इंतकामी कार्रवाई हो, दिल्ली की करप्शन नहीं हुई, फलां नहीं हुआ। अरबों रुपए आपके अकाउंट्स में आए हैं, आपने उससे यानी गाड़ियाँ खरीदी हैं, बीवियों को घर लेके दिए हैं, प्लॉट लेके दिए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो इस तरह ना करें, यानी लोगों को बेवकूफ़ बना के अब आप थके नहीं हैं दोबारा उन्हीं चीज़ों पर वही बातें जो बार बार भाई आपका एजेंसियों का आपके साथ मतलब FIA हो, नैब हो, बाकी इदारे जो हों, उनका आपसे क्या तनाज़ है? जी हाँ, यही तो मैं आपसे उनके साथ जी
तो चौधरी साहब, मतलब ये गलत हो रहा है जी। तो इनमें इनकी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है या नहीं? नहीं, खदशा तो मौजूद है हर वक्त, क्योंकि इल्ज़ामात संगीन है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इब्तदाई उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, तो ये हाई कोर्ट से आज नहीं, बैंकिंग क्राइम कोर्ट से अपना बेल कराई उन्होंने। अबूरी ज़मानत तो करवा ली है। अरेस्ट वो अबूरी ज़मानत उस वक्त करवाई जाती है चौधरी साहब के केस में जान मौजूद हो और गिरफ्तारी का ख़तरा भी मौजूद हो, इसलिए पूरी ज़मानत करवाई जाती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।